बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िल्म पाकिस्तान के नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान वसी कुरैशी हाजिर खिदमत है। हाँ दिखा दे ए तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम तू। आज के प्रोग्राम में हम कराची की फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में गुफ्तगू करेंगे। कराची की फ़िल्म इंडस्ट्री क्या थी, क्या हो गई, यहाँ से किन किन फ़नकारों ने जन्म लिया, अपने कैरियर की शुरुआत की। मोहम्मद अली, ज़ेबा, वहीद मुराद, शाइस्ता कैसर, शमी मारा, हिदायतकार रज़ा मीर और बेतहाशा नाम है जिन्होंने कराची की फ़िल्म इंडस्ट्री में काम किया और अपने फ़न का लोहा मनवाया, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया। लेकिन अफसोस के कोई मजबूरी थी या कोई साजिश थी कि कराची की फ़िल्म इंडस्ट्री ज़वाल पजीर होकर लाहौर मुंतकिल हो गई। इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी जिन्होंने फ़िल्मी सहाफ़त में निस सदी का अरसा गुजारा है। मेरी मुराद है जनाब परवेज़ मदर साहब से, जिन्होंने एक अरसे तक फ़िल्म रिपोर्टिंग की और यहाँ के फ़नकारों को अवाम में रूशनास कराया। परवेज़ मदर के बारे में ख़ास बात मैं आपको बता दूँ कि मरहूम उमर शरीफ वो भी इस बात का बरमला इज़हार करते थे कि परवेज़ मदर साहब उन दिनों रोज़नामा आगाज़ से वाबस्ता थे और उन्होंने उमर शरीफ की पहली तस्वीर अखबार में शाया की थी। इसी तरह ने और भी बहुत से फ़नकारों को रूशनास कराया है। तो आज कराची की फ़िल्म इंडस्ट्री की बदहाली के हवाले से हम परवेज़ मदर साहब से बात करेंगे कि वो बताइए कराची की फ़िल्म इंडस्ट्री क्यों तबाह हुई। जी परवेज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ वसी कुरैशी साहब, आपने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है जो मेरे ख़्याल इस वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री हमारी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है और लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी नई नस्ल है वो उसको भूलती जा रही है कि पाकिस्तानी फ़नकारों में कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को इतना बड़ा नाम दिया और इतना ज़्यादा दुनिया में जो है ना तरक्की दी। तो आज शायद वो दौर ख़त्म हो गया, शायद लोग उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। तो आपने एक ये अच्छा काम किया कि कम से कम लोगों को याद दहानी करानी है, ख़ास तौर से नई नस्ल को, कि जी हमारी इंडस्ट्री क्या थी, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, हमारे फ़नकारों ने दुनिया में नाम रोशन किया, हमारे फ़नकारों ने ऐसे क्या काम किए कि आज दुनिया में लोग उनको याद रखे हुए हैं। और आज भी पाकिस्तान के लोगों के, पाकिस्तान के फ़नकारों को लोग याद रखते हैं, उनकी इस फिल्मों के गाने, इस फिल्मों की मौसीकी आज भी लोगों को याद है। मेरा ख़्याल है ये बहुत बड़ी बात है और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि ये सिलसिला आप इसी तरीके से जारी सारी रखें। जी परवेज़ मदर साहब, ये फरमाइए कि कराची में कितने फ़िल्म स्टूडियो थे जहाँ फ़िल्मों की शूटिंग होती थी? इब्तदाई दौर में तो पाकिस्तान के 2 ही स्टूडियो थे जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी फ़िल्में बनी। उसमें एक सबसे जो मशहूर और सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन स्टूडियो था वो था ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो, जिसके मालिक थे सईद हारून साहब। ये तो एक ईस्टर्न स्टूडियो के बारे में था। वो बताइए कि कितने टोटल स्टूडियो थे जिनमें फ़िल्म के दूसरा मॉडर्न स्टूडियो था। मॉडर्न स्टूडियो था। उसके बाद अब्दुल रऊफ साहब जो लेंटास एडवर्टाइजिंग है, साहब मेरे ख्याल नहीं लिंटास के थे अब्दुल रऊफ साहब। उन्होंने जनाब जो है उनका स्टूडियो था, उसका नाम था इंटरनेशनल स्टूडियो। उसके अलावा जो मॉडर्न, ईस्टर्न और मॉडर्न बराबर थे, करीब थे। तो अक्सर ये होता था मॉडर्न स्टूडियो के जो मालिक थे वो अब्दुल डायर साहब थे, वो भी बिजनेसमैन थे। उनका जो है वो उसका इंडस्ट्री थी उनकी बहुत बड़ी, उसके कपड़े की। और उसके अलावा अब्दुल रऊफ साहब जो मार्केटिंग के हवाले से मशहूर थे, उन्होंने एडवर्टाइजिंग का काम, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग का काम किया। फिर उनका रुझान इस तरह हुआ। तो ईस्टर्न और मॉडर्न स्टूडियो थे पाकिस्तान उस वक्त कराची के सबसे मसरूफ़ तरीन स्टूडियो थे। होता ये था कि जो फ़नकार ईस्टर्न स्टूडियो में शूटिंग कर रहा होता था ना, वो उसकी फिर अगर मॉडर्न स्टूडियो में उसकी वो होती थी, वो वहाँ से पैदल जो है ना मॉडर्न स्टूडियो चला जाता था और वहाँ पर जाकर वो शूटिंग जब उसका वो ख़त्म हो जाता स्पेल, तो उसके बाद वो फिर वापस ईस्टर्न, मतलब दोनों स्टूडियो में हमारे जो फ़नकार थे वो बहुत ज़्यादा बिजी थे। मैं समझता हूँ दोनों स्टूडियो के जो कंपटीशन था या उसका जो मुकाबला था, उसकी वजह से भी खासी बेहतरी आई और लोगों ने देखा। फिर इंटरनेशनल स्टूडियो जदीद दौर के हिसाब से तामीर किया गया, उसमें लेटेस्ट जो भी साउंड सिस्टम था या जो भी उसके रिकॉर्डिंग रूम थे या वो जो भी था वो बिल्कुल डिफरेंट था। ईस्टर्न और मॉडर्न क्योंकि पुराने उसमें बने हुए थे उस दौर में। ये बताइए ईस्टर्न मॉडर्न स्टूडियो में कौन कौन सी ऐसी ख़ास फिल्में जिनकी शूटिंग हुई और जो बहुत मकबूल हुई फिल्में वो सारी? ईस्टर्न स्टूडियो में मेरा ख्याल है अगर तारीख़ है पूरी, अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी कि जो आज पाकिस्तान की तारीख, समंदर बनी, अपना बाबू जो थे अपना रफ़ीक रिज़वी साहब,
उन्होंने बनाई। फिर सबसे पहले ये एजाज़ भी कराची को हासिल है कि यहाँ सबसे पहली सिंधी फिल्म बनी, सबसे पहली पश्तो फिल्म बनी, सबसे पहली गुजराती फिल्म बनी। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि किसी भी स्टूडियो में, किसी भी शहर में ये जो है ना सिलसिला नहीं हुआ। कराची में जो पहली जो पश्तो फिल्म बनी थी उसका नाम था यूसुफ खान शेरबानी, और जो गुजराती फिल्म बनी थी उसका नाम था मातेमा। और जो मेरे ख्याल बदर मुनीर और यास्मीन खान थे। उन्होंने जो है मैं कहना चाहिए कि एक ऐसी इब्तिदा की कराची से, हालांकि वो चाहते तो पेशावर से या उधर से जो है ना अपने उसका कैरियर करते, लेकिन कराची का स्टूडियो, और कराची में उस वक्त हमारे जो पख्तून भाई हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सरगर्म अमल थे और वो यहाँ रह रहे थे। अच्छा, यूसुफ खान शेरबानो का कि क्रेडिट भी हासिल है कि उस फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया। मतलब पहली पश्तो फिल्म थी जिसको यहाँ पे जो पश्तो बोलने वाले लोग हैं उन्होंने बहुत सराहा, और उसकी वजह से फिर ये जो हुआ, फिर एक फिल्म बनी थी ओरबल के नाम से, वो बहुत हुई। फिर एक और जो क्रेडिट है वो है यहाँ पहली बलोची फिल्म भी बनी जिसका नाम था हमलो मागंज, जिसके अनवर इकबाल जिसके इसके प्रोड्यूसर थे और इस फिल्म के हीरो थे। उसमें जो है हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट उसमें इंट्रोड्यूस हुए और उन्होंने बहुत काम किया। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल बाज़ वजूहात के बिना पर फिल्म फिल्म नहीं चलने दी गई। हाँ, उसको बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे बनी हुई फिल्म थी। और मेरा ख्याल है अगर रिलीज हो जाती, पश्तो फिल्म जब बनी थी उस वक्त भी बहुत सारे इस किस्म के रद्द-ए-अमल आया था कि जी पश्तो फिल्म हम नहीं चलने देंगे, पश्तो फिल्म नहीं बननी चाहिए। लेकिन उस वक्त हिम्मत की उन्होंने, उसके फिल्म के डायरेक्टर थे अपना, उनका नाम था हसनैन करके कुछ ऐसे ही नाम था, उन्होंने जो है डायरेक्शन दी थी। और मैं समझता हूँ भरपूर एक एंटरटेनमेंट फिल्म थी पश्तो में। ऐसी फिल्में, और वो बलोची में हाँ नहीं, पश्तो फिल्म जो थी वो फिल्म ऐसी थी कि जिसमें तारीख, मतलब एक कहानी थी बाकायदा, जो पख्तून जो लोग हैं उनकी ख़ानदानी और उसकी जो रिवायत थी उसमें वो फिल्म बनी हुई थी। अच्छा, जहाँ तक गुजराती फिल्म है, गुजराती फिल्म जो है वो थोड़ा सा उस वक्त ज़रा सा वो थी, उसकी इतनी ज़्यादा पजीराई उसको ना हासिल हो सकी। उसकी वजह ये थी कि उस पर यहाँ उस फिल्म देखने वाला तबका मौजूद नहीं था। तो बाकी ये कि अब हमारे यहाँ थोड़ा सा सिंधी फिल्म का उस वक्त जो दौर शुरू हुआ, मेरा ख्याल है कराची में बहुत शानदार, बहुत अच्छी और बहुत स्टैंडर्ड की सिंधी फिल्में बनी और सिंध के लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। सिंधी फिल्मों को ख़ास तौर से अंदरूनी सिंध के सिनेमाओं में जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और लोग ख़ास तौर से फिल्में वो देखने जाते। तो मेरा ख्याल है चकोरी थी, मुश्ताक चंगेज़ी थे, वसीम थे, एक लड़की गजाला थी, एक और लोग ऐसे काफ़ी आर्टिस्ट, रीटा एक हीरोइन थी। ये सारे वो सिंधी फिल्मों से ये इंट्रोड्यूस हुए। नसरीन नाज। मेरा ख्याल है सिंधी फिल्मों से बहुत सारे आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस हुए जो बाद में उर्दू फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। लेकिन एक ये रिवायत तो डली कि कम से कम कराची ने इब्तिदा की हर ज़बान की फ़िल्म बनाकर ये साबित किया कि हम हर किस्म की ज़बान की फ़िल्में बना सकते हैं, हर लोगों के लिए, हर मिजाज के हिसाब से फ़िल्में बना सकते हैं। मौसीकारों के बारे में बताइए, कराची के मौसीकार। कराची के मौसीकारों में जो थे सबसे ज़्यादा जो इनकी फिल्में थी, अच्छा हाँ, उस ज़माने में सोहेल राना और परवेज़ मलिक साहब, वहीद मुराद साहब की जो वो था सिलसिला, कराची में वहीद मुराद साहब को इंट्रोड्यूस कराया गया फिल्म औलाद में, जिसके डायरेक्टर थे SM यूसुफ साहब। और उस वक्त फिर जो टीम बनी वो थी परवेज़ मलिक साहब की, जिसमें वहीद मुराद और सोहेल राना, आपका परवेज़ मलिक और आपके अल्लाह भला मसरून अनवर, ये एक ऐसी टीम थी जिन्होंने बहुत शानदार हीरा और पत्थर बनाई इन्होंने। उसके बाद वो एहसास बनाई और सौगात बनाई, बहुत सारी फिल्में बनाई। तो वहीद मुराद को इस कराची की फिल्म इंडस्ट्री से एहसान थी, उसमें बनाई। और बहुत सारी फिल्में जो बहुत ज़्यादा जो है कराची की फिल्म इंडस्ट्री को उसने बहुत सपोर्ट किया। सिनेमाओं को बहुत, उस ज़माने में ये कराची के सिनेमाओं को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। कराची के सिनेमाओं की तादाद में इजाफा हुआ, कराची के सिनेमा बनते चले गए। उसकी वजह कि फ़िल्में बन रही थी तो सिनेमाओं की कमी महसूस होती, नए लोगों ने फिर सिनेमा की तरफ तवज्जो दी। तो कराची में मेरा ख्याल है जिस वक्त आखिरी जो वक्त था उस वक्त पाकिस्तान कराची में 114 सिनेमा थे और बदकिस्मती है कि आज कराची में सिर्फ 6 या 7 सिनेमा रह गए। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कराची की फ़िल्म इंडस्ट्री को के साथ ज़्यादती इसलिए की गई कि कुछ लोग चाहते नहीं थे कि ये शहर जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से या फ़न व सक़ाफ़त के हवाले से
कोई एक ऐसा मकाम पे पहुँचे तो एक साजिश कह लें या कुछ मजबूरी कर लें कि कुछ लोगों ने उसको यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करना शुरू किया। यहाँ से लोग लाहौर चले गए, लाहौर में जाके काम किया, लेकिन कराची से मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, कमाल, दीबा, ज़ेबा, कमाल ईरानी, राशिद और उमर शरीफ और आपका अल्लाह भला करे मोइन अख्तर, ये सारे, यूनुस हमदम ने एक फिल्म बनाई थी ये तुमसा नहीं देखा, और उसके अलावा बहुत सारे नए लोग थे जिन्होंने बनाई, लेकिन वो बेचारे शायद उस तरफ कामयाब ना हो सके। लेकिन जो एक अच्छी टीम बन गई थी उसने बहुत अच्छी फिल्में यहाँ बनाई और कोशिश की। अब जब कराची से लोगों ने महसूस किया कि यहाँ से लोग जाना शुरू हो गए हैं, तो फिर उन्होंने इस बात की कोशिश की कि हम कराची की फिल्म इंडस्ट्री को मरने नहीं देंगे। यहाँ से चले गए डायरेक्टर सारे, ज़्यादा चले गए, वो भी चले गए। फिर उमर शरीफ ने भी यहाँ कराची में फिल्म बनाई थी मिस्टर 420 के नाम से, जिसमें रूबी नियाजी ने काम किया था, वो हीरोइन थी। इसने 4 निगाह, और मेरा ख्याल है उमर शरीफ की इस फिल्म ने कराची में एक रिकॉर्ड बिजनेस किया। कराची के कैपरी सिनेमा में पहली उर्दू फिल्म थी जो कराची के कैपरी सिनेमा में लगी, और उसने मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो सिल्वर जुबली वहीं पे की थी, और इतना अच्छा बिजनेस किया। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा क्रेडिट जाता है। हमारे कराची के आर्टिस्टों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ ज़ाहिर है प्रोड्यूसर अगर ना चाहे या डायरेक्टर ना चाहे तो आर्टिस्ट कुछ भी नहीं कर सकता उसमें। अच्छा, अभी आपने 2-4 नाम लिए, मोहम्मद अली, ज़ेबा, दीबा। कराची में एक फिल्म बनी थी चिराग जलता रहा, फजल करीम फजली साहब, तो वो एक महदूद के तहत, वो एक तारीखी फिल्म थी। उससे किन किन फनकारों ने अपने करियर का आगाज़ किया? उसमें जो सबसे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था उसमें मोहम्मद अली साहब थे, उसमें दीबा थी, उसमें कमाल ईरानी थे, उसमें एक राशिद साहब थे, और ज़ेबा उसमें नहीं थी, दीबा थी हीरो उसकी उसमें। और उसमें जो फजल अहमद करीम फजली साहब ने, उसके बाद उस फिल्म ने जो है ना कराची में अच्छा बिजनेस थी। उधर उन्होंने एक और फिल्म बनाई थी ऐसा भी होता है, वो उसमें भी काफ़ी कमाल साहब को उसमें इंट्रोड्यूस कराया था, उसमें दीबा भी थी। तो मैं समझता हूँ उसके उस इब्तिदा में फिर रफ़ीक रिजवी साहब ने समंदर बनाई, समंदर वहीद मुराद और शबनम, पहली मरतबा शबनम ने वहीद मुराद के साथ कराची में काम किया था, और पूरी उसकी जो फिल्म की शूटिंग थी वो समंदर के किनारे पे हुई थी, और एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की और एक मछेरों की ज़िंदगी पर एक वो फिल्म थी। और लोगों ने उसको एंजॉय इसलिए किया कि वहीद मुराद बहुत पहली दफ़ा वो एक ऐसे किरदार में नज़र आए जो उनकी ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो उस फिल्म को भी लोगों ने याद रखा, उसके गाने बहुत सुपर हिट हुए। दुखी प्रेम नगरी साहब के लिखे हुए भी गाने थे। फिर जाग उठा इंसान, वो शेख हसन साहब की फिल्म थी। शेख हसन साहब ने कराची में सिंधी और उर्दू दोनों फिल्में बनाई। उस फिल्म के गाने जाग उठा इंसान की बहुत मशहूर हुए। जाग उठा इंसान के, सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि जाग उठा इंसान फिल्म का एक गाना जो मेहंदी हसन साहब ने गाया था, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, इसकी मौसीकी दी थी लाल मोहम्मद इकबाल ने, और इसको लिखा था जनाब दुखी प्रेम नगरी साहब ने। दुखी प्रेम नगरी साहब वो हैं जो हमारे सहाफ़ी रहनुमा महनाज बन्ना और आज और हमारे सियासतदान महराज मोहम्मद खान उनके बड़े भाई थे, और हमारे परवेज़ मज़हर साहब के उस्ताद थे दुखी प्रेम नगरी साहब। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की शोबी सहाफ़त में सबसे पढ़े लिखे सहाफ़ी दुखी प्रेम नगरी साहब थे, और उन्होंने कराची की फिल्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने में बहुत अपना नुमायाँ किरदार अदा किया। तो ये बात हो रही थी जाग उठा इंसान, लाल मोहम्मद इकबाल साहब। लाल मोहम्मद इकबाल से असल में उस दौर में जो लोग थे ना, वो ना दिन देखते थे ना रात देखते थे। वो जब काम में लगते थे ना, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कई फिल्मों की ईस्टर्न स्टूडियो में जो है ना शूटिंग अटेंड की। पूरी रात जो है ना शूटिंग हो रही थी, उसके बाद सुबह हो जाती थी। तो आर्टिस्टों से कहते कि जाएँ थोड़ी देर आराम कर लें, कह रहे नहीं पहले काम ख़त्म कर लें, हम फिर घर जाएंगे। म्यूज़िक डायरेक्टर का ये काम था, वो एक गाना बनाने के लिए 2-2 दिन लगा देते थे, कि जब तक वो उससे मुतमईन नहीं होते थे कि उस गाना सही है या म्यूज़िक सही है, उस वक्त तक वो जो है, यही वजह थी। नादान का एक गाना बहुत सुपर हिट हुआ अहमद साहब का, भोला भोला मेरा नाम। वो उसने फिल्म ने उस फिल्म का मुझे अच्छी तरह याद है। रुजदी साहब का वो गाने जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मैं स्टूडियो में मौजूद था, और मैंने पूरी रात बैठ के वो जो देखा ना, वो मुतमईन नहीं हो रहे थे कि किस तरीके से इस गाने को मुकम्मल करें। तो ये सारी चीज़ें थी, मेहनत, और सबसे बड़ी बात है ईमानदारी। जब तक आप अपनी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, और वो ये कामयाबी का राज सिर्फ मेहनत थी।
जी नाजरीन, ये थी कराची की फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से मोहतरम परवेज़ मदर साहब की बात है। ये इसका पहला हिस्सा है प्रोग्राम का। इसका अगला हिस्सा इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम आपके खिदमत में पेश करेंगे। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।